अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। फिज़िक्स के न्यू बुक के न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 12 की है। जैसा कि हमने 11th और 10th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की बुक है, ठीक है, फिज़िक्स की। तो अभी हम चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये बुक है और इसके हमने 10 और 11 चैप्टर कवर कर लिए। अब चैप्टर 12 की तरफ जाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 12 जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, उसका पहला न्यूमेरिकल है। उसमें क्या कह रहे हैं कि अ कनकेव मिरर हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 15 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है कनकेव मिरर का, और एक स्मॉल बॉय है, उसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है। यानी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी क्योंकि बॉय हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारे पास 90 सेंटीमीटर है, और वो खड़ा कहाँ पे हुआ है, वो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। पी कहते हैं फाइंड द लोकेशन, नेचर, मैग्नीफिकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो चार चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो इसका डाटा हमने किस तरह लिख लिया। पहला न्यूमेरिकल है हमारा 12.1। डाटा में उसने ये कहा हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 90 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के 10 सेंटीमीटर दूर वो पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, यानी बॉय खड़ा हुआ है 10 सेंटीमीटर दूर मिरर से। आपने इमेज डिस्टेंस, नेचर ऑफ इमेज, मैग्नीफिकेशन और हाइट ऑफ इमेज, ये चार चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन पर जाते हैं। सबसे पहले हम क्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें ये बात पता है कि जैसा कि मिरर फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट हमने यहाँ पे क्यू फाइंड करना है, तो हम एक काम करेंगे, हम क्यू को यहीं रहने देंगे, 1 बाई पी को उस साइड ले जाएंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई एफ माइनस 1 बाई पी हो जाएगा हमारे पास फार्मूला। फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे फोकल लेंथ की और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। बट फोकल लेंथ तो हमें मालूम ही नहीं है, हमें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बने। बट हमें ये बात पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2f के बराबर होता है। यानी अगर ये कनकेव मिरर है और ये फोकल पॉइंट है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यानी 2f जितना, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, इस r को 2 से डिवाइड करके हमने f निकाल लिया, क्योंकि हमें ये पता है कि f जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो यहाँ से हमने 15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिवाइड बाई 2 करके 7.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकाल ली। अब हम यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हमारे पास p है। 1 डिवाइडेड, इसको हम कैलकुलेटर से इस तरह सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डायरेक्ट 1 बाई क्यू इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 30। तो 1 डिवाइडेड बाई 30 जो है हमारे पास ये 1 बाई क्यू है। हमने तो क्यू निकालना है, तो दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्यू इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई आगे इमेज डिस्टेंस, ठीक है। जो अपनी इमेज बनी है 30 सेंटीमीटर मिरर के सेम साइड पे बनेगी, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है। जो लाइट रेज जाती हैं वो टकरा के वापस आती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम साइड ऑफ द मिरर जो है वो इमेज बनती है मिरर्स में, ठीक है। अब अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें, तो आपको ये बात मालूम है कि मिरर्स के केस में लाइट रे जो है वो टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वापस मिरर वाली साइड पर आ जाती है, ठीक है। तो मिरर के सेम साइड पर आई थी, सॉरी। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज क्यों बनेगी, रियल इमेज इस तरह बनेगी कि लाइट रेज एक्चुअली जो है वो यहाँ से पास करेंगी इस पॉइंट से, ठीक है, एक्चुअली मीट करेंगी। इमेजनरी तौर पे हम ज़बरदस्ती मीट नहीं करवाएंगे जैसा हम कन्वेक्स मिरर में करते हैं, तो वहाँ पे इमेजनरी इमेज बनती है, इसलिए यहाँ पे रियल इमेज बनेगी, क्योंकि एक्चुअली लाइट रेज आपस में मीट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। बट मिरर के केस में रिफ्लेक्शन होने के बाद जब लाइट रे सेम साइड पे आती है तो इन्वर्टेड इमेज बनती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और आपको पता है जो लाइट रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो टकराने के बाद फोकल पॉइंट से गुजरती है, और जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ किसी एंगल पे जाती है और फॉल करती है पोल के ऊपर, तो वो उसी एंगल पर वापस आती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करेंगी वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। और सिर्फ ये दो लाइट रेज नहीं होंगी, बहुत सारी लाइट रेज होंगी और बहुत सारे पॉइंट्स पर मीट करेंगी, तो बहुत सारे पॉइंट्स से मिला के एक पूरी इमेज बन जाएगी। और ये भी आपको मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट एफ और 2f के दरमियान में रखते हैं तो इमेज 2f से दूर बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। तो इमेज रियल इन्वर्टेड बट मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैग्नीफिकेशन एग्जैक्टली होगी कितनी वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं हम। यहाँ पे आप देखें मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है क्यू बाई पी, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन था 10, 30 डिवाइड बाई 10
3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसल्ड। साथ ही मैग्नीफिकेशन को हम इस तरह भी देख सकते हैं, रेशियो ऑफ इमेज ऑफ हाइट टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी इमेज कितनी ज़्यादा हाइट की है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, तो वो 3 गुना ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। कैसे? अगर मैं एच ओ इमेज ऑब्जेक्ट हाइट को मल्टीप्लाई कर दूँ जाके मैग्नीफिकेशन के साथ, क्योंकि मुझे ये गिवन है, तो मैग्नीफिकेशन इमेज ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हाइट कितनी गिवन थी? 90 सेंटीमीटर। तो मैंने ऑब्जेक्ट हाइट को मल्टीप्लाई कराया मैग्नीफिकेशन के साथ, 90 मल्टीप्लाई 3 270 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी इमेज की हाइट भी आ गई, और यही 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा न्यूमेरिकल अब आप देखें तो उसमें कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर टॉल लाइट कैंडल है, वो प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। अब आपको कन्वेक्स मिरर दिया गया है, ठीक है, और फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, यानी अपनी फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है क्योंकि कन्वेक्स मिरर दिया गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद वो कहता है फाइंड द लोकेशन, नेचर, मैग्नीफिकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। यानी सेम 4 चीज़ें आपने दोबारा से फाइंड करनी है, ठीक है। बट अब की बार आपके पास केस कौन सा है? कन्वेक्स मिरर का केस है। तो डाटा आपको क्या गिवन है, ये आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे कन्वेक्स मिरर, और ताकि आपको उनको रीज़न दे रहे हैं बेसिकली आप यहाँ पे कि जब हमने फोकल लेंथ को उन्होंने 6 सेंटीमीटर दिया था, हमने -6 सेंटीमीटर लिया, तो क्यों माइनस लिया हमने, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, कैंडल का जो हाइट है हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कैंडल जो पड़ी है वो 12 सेंटीमीटर दूर पड़ी है कन्वेक्स मिरर से, और फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। और चूंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो हमने इसकी नेगेटिव फोकल लेंथ लेनी है, इसलिए हमने माइनस खुद से लगाया। ये बात आपने याद रखनी है। पीछे हमने प्लस ली थी फोकल लेंथ, प्लस जो भी आया था आंसर आया ही पॉजिटिव था, खैर क्योंकि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव ही गिवन था, लेकिन था भी वो कनकेव मिरर, तो इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आई थी हमारी। फाइंड आपने क्या क्या करना है? इमेज डिस्टेंस, नेचर ऑफ इमेज, मैग्नीफिकेशन और हाइट ऑफ इमेज। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिरर लिखेंगे एज अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ इक्वल टू 1 बाई इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपने इमेज डिस्टेंस निकालना है तो 1 बाई पी को दूसरी साइड मूव करा देंगे, तो 1 बाई क्यू विल बी इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई पी। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। फोकल लेंथ -6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर मैंने नहीं लिखा, वो लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। -1/12 आप यहाँ पे पी पुट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास 1/-6, क्योंकि फोकल लेंथ की वैल्यू -6 है, और -1/12, तो -1/12 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास -1/4 आंसर आएगा। तो -1/4 के साथ 1/q आपके पास कितना आ गया? -1/4। तो इसका मतलब है जब हम इनको इन्वर्ट करेंगे, ये तो 1/q का आंसर है ना, -1/4 सेंटीमीटर। जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो, या यूँ कह रहे कि q इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो q विल बी इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। तो आपके पास q कितना आ जाएगा? -4 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गई इमेज, ठीक है, इमेज डिस्टेंस आ गया। अब आपने नेचर फाइंड करनी है और मैग्नीफिकेशन वगैरह फाइंड करनी है। तो नेचर में हम ये देखें, अगर इस डायग्राम को आप देखें तो आपको पता है 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो 12 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट 2f पे पड़ा हुआ है, 6 का डबल, ठीक है। तो 2f पे ऑब्जेक्ट जब पड़ा होता है, और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, जब लाइट रेज पैरेलल होंगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह मूव करेंगी। और जब मैं उसको बैक एंड पे एक्सटेंड करूंगा, इमेजिनरी लाइन बनाऊंगा उसकी, तो फोकल पॉइंट से गुजरेगी, ठीक है। अपीयर ऐसा होगा कि फोकल पॉइंट से निकल के जा रही है, ठीक है, क्योंकि जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट से गुजरती है कनकेव मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर में ऐसा लगेगा कि फोकल पॉइंट से ही निकल के आ रही है। फिर जो पोल पर फॉल करेगी वो एज इट इज़ उसी एंगल पर एंगल रिफ्लेक्ट हो जाएगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये सेम होगा। लेकिन क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो हम बैक एंड पे इसको वर्चुअली इमेज को जो है वो एक्सटेंड करेंगे इस लाइट रे को। तो हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, यानी इस पॉइंट पे फोकल लेंथ के पीछे। तो यहाँ पे आप क्यू देखें आपका कितना था? -4। तो ये देखें, ये अगर -6 है तो ये ऑलमोस्ट कितना होगा? -4। तो आपके पास क्यू कितना आया? इमेज डिस्टेंस -4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अच्छा, तो नेचर ऑफ इमेज यहाँ से कैसे पता चल रही है? एक बात, खुद लाइट रेज मीट नहीं की, हमने ज़बरदस्ती बैक एंड पे एक्सटेंड करके मीट करवाई, तो इसका मतलब ये इमेज वर्चुअल बनेगी। सीधी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड नहीं बन रही, तो वर्चुअल इमेज है। और इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ERRECT, ठीक है, इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, लेकिन डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर इन साइज है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट हाइट। तो 5 सेंटीमीटर हाइट जो है उसकी गिवन हमें कैंडल की, तो हमारे पास जो इमेज हाइट बनेगी उसकी वो 5 सेंटीमीटर से कम ही बनेगी, ठीक है। और वो भी हम फाइंड करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है Q डिवाइड द P। क्यू का हमने मॉड इसलिए लिया था कि नेगेटिव वैल्यू को भी वो पॉजिटिव कर देता, कि हमारे पास सिर्फ मैग्नीफिकेशन है, मतलब हमने सिर्फ ये देखना है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या छोटी है, प्लस माइनस से हमें कोई लेन देन नहीं, ठीक है। तो -4 को पॉजिटिव कर देगा मॉड,
ये मॉड हमने लगाया, ये प्लस कर देगा -4 को, तो 4/12, क्योंकि पी हमारे पास 12 था, सेंटीमीटर से कट जाएगा, 4 1 12 तो 1/3 यानी 0.33 हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गई, मतलब इमेज छोटी बनी है। 1 से कम वैल्यू आने का मतलब है इमेज छोटी है, ठीक है। तो इसी तरह हमें अब हमने क्या फाइंड करना है, लास्ट में मैग्नीफिकेशन के बाद हमने हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है। तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होती है, हाइट ऑफ इमेज टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमने हाइट ऑफ इमेज निकालनी है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जाके मैग्नीफिकेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह, तो इमेज हाइट निकल आएगी। ऑब्जेक्ट हाइट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, और हमने बात की थी कि इमेज हाइट जो है वो छोटी आनी चाहिए ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो 5 सेंटीमीटर से कम ही है, बट कितनी कम है कितनी है, ये एक्जैक्टली हाइट हम कैसे फाइंड करें, इस तरह फाइंड करें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन 0.33, 5 सेंटीमीटर को 0.33 से मल्टीप्लाई करें, 1.666666 आएगा, उसको राउंड ऑफ करके 1.67 सेंटीमीटर आप इमेज हाइट फाइंड कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। और ये डायग्राम से सारी चीज़ें साबित भी हो रही है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लें। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड न्यूमेरिकल में आपको ये कहा जा रहा है कि एक गर्ल है, वो स्टैंडिंग है नियर अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब आपके पास कनकेव मिरर होता है, ठीक है, जो लाइट को कन्वर्ज करता है, रिफ्लेक्ट करवा के मीट करवा देता है सरों को आपस में, लाइट रेस को, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर आपके पास कनकेव मिरर होगा। एक गर्ल है, वो फोकल लेंथ उस मिरर की 15 सेंटीमीटर है। वो गर्ल कहाँ खड़ी हो, अगर मुझे रियल इमेज चाहिए ए पार्ट में, अगर मुझे रियल इमेज चाहिए, इन्वर्टेड इमेज चाहिए और 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज चाहिए, तो मतलब हमने पी निकालना है, लड़की का डिस्टेंस निकालना है कि लड़की कहाँ खड़ी हो कि हमें रियल, इन्वर्टेड और 3 टाइम्स एनलार्ज, यानी मैग्नीफिकेशन हमें 3 की बना, ठीक है, 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज बने। इसी तरह बी पार्ट में हमने क्या करना है, लड़की का डिस्टेंस निकालना है कि लड़की कहाँ खड़ी हो कि हमें वर्चुअल, इरेक्ट और 2 टाइम्स एनलार्ज इमेज मिले। आप इसका अंदाज़ा पहले भी लगा सकते हैं कि आपको अगर वर्चुअल इमेज चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ से भी आगे बढ़ाना चाहिए इन केस ऑफ कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस, ठीक है, दोनों केसेस में। तो यहाँ से आपको पहले अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपका जो वैल्यू आएगी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की पी की, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हमने निकालना है कि गर्ल कहाँ खड़ी हो, तो वो जो पी होगा वो 15 सेंटीमीटर से कम आएगा, यानी फोकल लेंथ से भी आगे। बहरहाल इसको मैं वैल्यू फाइंड करके भी प्रूव करता हूँ। अभी चलते हैं ए पार्ट की तरफ, जिसमें हमने रियल, इन्वर्टेड और 3 टाइम्स एंड लार्ज इमेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे डाटा में आपको क्या गिवन है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कनकेव मिरर है। पॉजिटिव हमने लिया इसलिए हमने यहाँ पे बताया कि कनकेव मिरर है ये, ठीक है। और ए पार्ट में पी फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है जब मैग्नीफिकेशन 3 है, यानी रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और इमेज जो है वो 3 टाइम्स एनलार्ज्ड है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हमने ए पार्ट में सबसे पहले क्या किया, क्योंकि हमें मैग्नीफिकेशन गिवन थी 3, तो हमने क्यू को निकाल लिया पी की टर्म्स में। तो हमने यहाँ पे 3 पुट किया और क्यू इज इक्वल टू 3 पी लिख लिया हमने, पी को उधर जाकर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस रखा है क्योंकि पॉजिटिव यानी रियल इमेज चाहिए हमें। तो अब मिरर फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू की जगह 3 पी पुट कर देंगे और फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, वो पुट कर देंगे। फिर यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3p है, यहाँ पे सिर्फ p है, तो इसके नीचे अगर 3p हो जाए किसी तरह तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो इसके 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 3 डिवाइडेड बाई 3p। अब दोनों के नीचे 3p आ जाएगा, एक ही दफ़ा लिख देंगे 3p, और यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 1/15 फोकल लेंथ यानी 1/15 विल बी इक्वल टू 3/4p। अब अगर यहाँ पे मुझे p फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 4 को उधर 15 के नीचे डिवाइड कर दूंगा और 3 को उधर 1 के साथ ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा इस तरह। तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, यहाँ 1/p एज इट इज़ बच जाएगा, और 4 इधर से नीचे उधर जाके 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो 15 4 ज़ार 60 सेंटीमीटर आ गया आपके पास, ऊपर 3 आ गया। 1/p किसके बराबर आ गया, 3/60 सेंटीमीटर के। अब 3 को आप कटिंग करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6 होता है, और 2 × 0 से होगा तो 20, तो 1/20 आ जाएगा 1/p। और अगर हमने p निकालना है तो इसको इन्वर्ट कर देंगे, तो p विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए पार्ट के लिए। जब आपको रियल, इन्वर्टेड और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा होना चाहिए, यानी जो गर्ल है वो कहाँ पे खड़ी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर के ऊपर खड़ी होनी चाहिए, ठीक है, मिरर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ना अगर आप बी पार्ट देखें तो यहाँ पे अब आपने 2 टाइम्स वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फाइंड करनी है। तो वर्चुअल इमेज के लिए हम 2 टाइम मैग्नीफिकेशन हमें गिवन है, हम क्या करते हैं, हम m इक्वल टू q/p, अगेन मैग्नीफिकेशन सेम उसी तरह उसी मेथड से करेंगे, बट यहाँ पे अब मैग्नीफिकेशन हमें कितनी गिवन है, 2। जब मैं मॉड हटाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया साथ। तो q विल बी इक्वल टू -2p हो जाएगा आपके पास, सही है। अब जब आप यहाँ पे मिरर फार्मूला के अंदर q की जगह -2p पुट करेंगे, तो फार्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, 1/p -1/2p।
अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे p है सिर्फ, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 - 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे एक ही दफ़ा लिख देंगे 2p इस तरह। तो 2 - 1 से आपके पास 1 आ गया, नीचे 2p आ गया। अब 1/15 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1/2p के। अब अगर मैंने p निकालना है तो 2 को पहले उधर ले जाते हैं, 2 उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2/15 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/p हो जाएगा इस तरह। आपने तो p निकालना है, तो एक काम करें, इसको भी इन्वर्ट कर दें, इसको भी इन्वर्ट कर दें, तो p इस तरफ से उलटेगा, तो p विल बी इक्वल टू 15/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 15 का आधा करें तो 7.5 सेंटीमीटर आता है। तो p आपका कितना आ गया? 7.5 सेंटीमीटर आ गया। यानी अगर आपको 2 गुना वर्चुअल इमेज चाहिए, 2 गुना बड़ी, ठीक है, तो अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? 7.5 सेंटीमीटर पर रखना है, कनकेव मिरर के सामने। ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ न्यूमेरिकल में आपको क्या कह रहा है कि लाइट रे एंटर कर रही है फ्रॉम एयर टू वाटर, यानी एयर से वाटर में एक लाइट एंटर करी है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 यानी 1.33333333, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 है। कहते हैं फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाटर के अंदर, ठीक। तो यानी जब एक लाइट रे एयर से वाटर में जा रही है तो वाटर में जाकर रिफ्रैक्ट होगी, और आपको पता है जब एयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर फाइंड करना है, जो कि 30 से कम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल कम हो जाएगा ना जब लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, फिर बी पार्ट में हम कहते हैं कि इफ़ द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर, अब उल्टा सीन है, वाटर से एयर में जा रही है, अब की बार एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 40 है इनसाइड द वाटर। अब आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एयर के अंदर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये किस तरह मैंने डाटा को लिख लिया, ये देखिए डायग्राम बना के मैंने किया। हमने क्या करना है, हमने एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 ले लेना है, उसको 1 कह देना, और वो होता भी 1 है, और n2 जो हमारे पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का 4/3 जो कि 1.3333 होता है, ठीक है। ए पार्ट में क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है व्हाइल व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। और बी पार्ट में अपने क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 गिवन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है जब लाइट वाटर से एयर में जाएगी। तो पहला केस देखते हैं, ए पार्ट देखते हैं, जिसमें एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 = 1 और ये वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 = 1.33। लाइट रे एयर से वाटर में आ रही है, तो जब क्या होता है, रेयर से डेंसर मीडियम में जब भी लाइट रे की वाटर डेंस होता है ना, एयर रेयर होती है, हल्की होती है, दूर दूर होते हैं पार्टिकल उसके। तो लाइट रे जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी, तंग जगह पर आएगी, तो सोकड़ जाएगी, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जब बेंड होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 30 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 से कम ही आना चाहिए, आएगा। तो ये केस है एयर से वाटर वाला। तो लाइट जब एयर से वाटर में आई तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपने फाइंड करना है जब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। तो स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, जो कि स्नेल्स लॉ आपकी बुक में गिवन है, वो किसी और तरह से था। मैं जो स्नेल्स लॉ लिखता हूँ वो किसी और तरह से, मतलब वो इसी को थोड़ा सा आगे मजीद सिंप्लीफाई करके आता है कि आप n1 को n2 के नीचे डिवाइड करते हैं, और साइन आर, मतलब n1 को उधर ले जाकर डिवाइड करते हैं, n2 डिवाइड बाई n1 हो जाता है, साइन आई के नीचे साइन आर को लाकर डिवाइड कर देते हैं, तो साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू n2/n1 हो जाएगा। और n2/n1 एक नई रेशो है जिसको हम n कह देते हैं, तो स्नेल्स लॉ आपका बनता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n, ठीक है। बट मैं उसको इस तरह लिखता हूँ, ये ज़्यादा ईजी तरीका है। n1 अब आपके पास वो मीडियम है, वो उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, यानी जिससे लाइट रे आ रही है। तो अभी लाइट रे एयर से आ रही थी, तो n1 की जगह क्या लिखेंगे आप, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, या आप यहाँ पे n1 लिखेंगे, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। n1 साइन आई विल बी इक्वल टू जिस मीडियम में लाइट जाकर रिफ्रैक्ट हो रही है, तो किस मीडियम में जाकर रिफ्रैक्ट हो रही है, वाटर में, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है, तो यहाँ पे आप n2 लिखेंगे, ठीक है। तो जिस मीडियम में से लाइट आ रही है, इंसिडेंट है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन मल्टीप्लाई वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू जिस मीडियम में जिस मीडियम के अंदर लाइट जाकर रिफ्रैक्ट हो रही है, जो कि वाटर है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले n2 को उधर डिवाइड करना है n1 के नीचे, ठीक है, साइन आई अपनी जगह पे रहेगा, n1 के नीचे n2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन आर बराबर आ जाएगा n1/n2 इंटू साइन ऑफ आई, इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या करें, फिर आप वैल्यूज पुट कर लें, n1 1, n2 1.33, साइन आई की जगह 30, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.375 आएगा। कैलकुलेटर में इसको एज इट इज छोड़ देना है आपने। फिर आपने क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। तो आप किस तरह से करेंगे, आप साइन को दूसरी साइड ले जाएंगे, इस तरफ 0.375 की तरफ, तो साइन इनवर्स हो जाएगा उस साइड जाके। तो जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स ऑफ 0.375 लेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 22 आ जाएगा। जिस तरह मैंने बताया था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपका कम हो जाएगा, 30 से कम आएगा, क्योंकि लाइट ट्रिप टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 22 डिग्रीज आ रहा है, ठीक है। तो आप अपनी साथ साथ वैल्यूज़ को वेरीफाई भी इस तरह कर सकते हैं अपने दिमाग से। अब बी पार्ट हमने करना है जिसमें हमने उल्टा केस करना है, उसको देख लेते हैं। तो बी पार्ट में अब आप देखें कि
अगेंस्ट स्नेल्स लॉ लगेगा, लेकिन लाइट रे आप टूवर्ड्स फ्रॉम वाटर टू एयर जा रही है, यानी डेंसर टू रेयर जा रही है, तो आपको ये बात पता है कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। तो ये आपके पास नॉर्मल है, तो ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस से जो कि 40 डिग्री था उससे ज़्यादा ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जिस मीडियम से लाइट आ रही होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस मीडियम में लाइट जा रही होती है मतलब रिफ्रैक्ट, जो मीडियम में जाकर रिफ्लेक्ट हो रही होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपने अगेन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, तो अगेन n1 को उधर n2 के नीचे डिवाइड करेंगे आपकी बार, तो n2/n1 आएगा यहाँ पे, और साइन ऑफ आई अपनी जगह पे रहेगा, साइन आर इज इक्वल टू दिस रह जाएगा। ठीक है, साइन आर उसी तरफ रहेगा। अब आप वैल्यूज पुट करें, n2 की 1.33, n1 की 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, साइन ऑफ इंसिडेंस 40 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.857 आएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, साइन को दूसरी साइड ले जाएं इस साइड पे, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह इन्वर्स कैलकुलेटर जब आप लेंगे साइन का शिफ्ट दबाकर, तो आपके पास आर कितना आ जाएगा 59 डिग्रीज। ठीक है, तो जो कि 40 से ज़्यादा ही आया है और आना भी चाहिए था। ठीक है, तो ये था आपका 12.4 न्यूमेरिकल। आप फिफ्थ की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक फाइबर ऑप्टिक है जिसके अंदर आपके पास कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 है और क्लैडिंग का रिलेटिवली लो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1.33 गिवन है। तो कह रहे हैं और कोर क्लैडिंग बाउंड्री इंटरफेस के ऊपर फाइंड करें वो मिनिमम एंगल जिसके बाद आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यानी बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम डायग्राम को, डाटा को समझेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दिया हुआ और तो कुछ भी है डाटा में। 1.42 आपके पास कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.33 आपके पास क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपने बेसिकली वो एंगल निकालना जिसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है, तो वो आपके पास मिनिमम एंगल क्रिटिकल एंगल के ही बराबर होगा। होता तो वैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्रिटिकल एंगल जो है वो आपके पास 64, तो आपके पास जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू होगी वो 64.1 से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्रिटिकल मिनिमम केस निकालते हैं तो आप लिमिटिंग केस के लिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ही निकालेंगे बेसिकली। ठीक है, जिसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगी, यानी आप आंसर लिख सकते हैं एंड में कि जो वैल्यू जैसे मैंने फाइंड की 69.5, तो आप ये कह सकते हैं 69.5 वो मिनिमम एंगल है जिसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम डायग्राम को समझते हैं। कोर जो हमारे पास n1 उसका रिफ्रैक्टिव 1.42 है। जब लाइट रे कोर से क्लैडिंग की तरफ जाती है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, क्योंकि ये डेंसर है ये रेयर मीडियम है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। तो जब क्रिटिकल एंगल तक बात पहुंचती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो वो बैंड होकर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होकर बिल्कुल पैरेलल टू द बाउंड्री आ जाती है। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से हल्का सा भी बढ़ता है तो लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। हमने बेसिकली क्रिटिकल एंगल निकालना है फिर, तो हम स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। जिस मीडियम से लाइट जा रही होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू जिस मीडियम में लाइट जा रही होती है यानी कि क्लैडिंग में जा रही है n2, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल इन दैट मीडियम यानी उसका साइन। तो अगर हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकालना चाहते हैं तो आई की जगह क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह क्रिटिकल एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस टाइम क्या होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर हो जाए, यानी जब इंसिडेंस एंगल की ऐसी वैल्यू पहुंच जाए जब क्रिटिकल की केस आ जाए, तो उस टाइम क्या होता है लाइट रे जो होती है वो बाउंड्री के बिल्कुल पैरेलल आ जाती है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद नॉर्मल क्या बन जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो हम ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं ये केस, तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर हमारे पास 1.42 गिवन था, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल कह दिया क्योंकि हमने क्रिटिकल एंगल निकालना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस टाइम कितना पुट कर देंगे, जैसे ही आई की जगह आप सी पुट करेंगे ना उसी टाइम आर की जगह 90 पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंगली चलते हैं। और n2 की वैल्यू क्या है 1.33। अब क्या करना है, अब हमने सिंपली क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो 1.42 को उधर जाकर डिवाइड कर देंगे 1.33 के नीचे, साइन 91 होता है आपका, 1.33 को डिवाइड करेंगे 1.42 से 0.936 आएगा। सी निकालना है, ठीक है, साइन इन्वर्स कर दें उधर ले जाके, कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो सी कितना आ जाएगा 69.5। तो बस इतना सा ये न्यूमेरिकल था। सिर्फ स्टेटमेंट ट्रिकी थी, न्यूमेरिकल बहुत आसान था और ये आपको आता है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेपर में भी क्वेश्चन ना आ रहा हो, आप समझ ना आ रहा हो, सॉल्व करना आपको आ ही जाएगा बाद में। बस आप किसी से पूछ सकते हैं, टीचर से, किसी इन्विजिलेटर से आप पूछ सकते हैं कि आपको ये स्टेटमेंट समझा दे, तो आप न्यूमेरिकल आसानी कर लेंगे। अलबत्ता अच्छा तो ये है कि आप खुद समझ के खुद करें, मज़ा तो ये है। SLO बेस्ड एजुकेशन का ये मतलब है। बहरहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स्थ न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, एक लड़का है, एक बॉय है, वो पेन को देख रहा है कनकेव लेंस की मदद से जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको पता है सेम होती है, तो इसकी फोकल लेंथ हम नेगेटिव ही लेंगे क्योंकि कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस सेम बिहेवियर शो करते हैं, यानी वर्चुअलिटी। अच्छा,
तो कहते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। तो पहले पावर ऑफ लेंस निकालनी है, ए पार्ट। बी पार्ट में आपने क्या करना है, अगर पेन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव लेंथ, यानी पी आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ के बराबर ही है, यानी ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज की लोकेशन निकालें, यानी क्यू फाइंड करना है आपने, और नेचर ऑफ द इमेज बतानी है। ठीक है, तो सिंपल न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं है। फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि कनकेव लेंस है तो हमने माइनस लेनी है, माइनस वैल्यू लेनी है फोकल लेंथ की। बट हमें साथ ये बताना है कि फोकल लेंथ कनकेव लेंस ले रहे हैं, इसलिए माइनस फोकल लेंथ लिया, माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और पावर ऑफ लेंस आपने फाइंड करनी है पी, ए पार्ट में। बी पार्ट में आपने क्या करना है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, आपने इमेज डिस्टेंस और नेचर ऑफ इमेज दोनों चीज़ें निकालनी है। ए पार्ट में सबसे पहले आप देखें, सिंपली आपको क्या करना है, पावर ऑफ लेंस के लिए आपको क्या फार्मूला पता है, 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स, यूनिट आपका मीटर होना चाहिए फोकल लेंथ का। तो अभी तो 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो मीटर में कन्वर्ट के लिए क्या करेंगे, सेंटी को मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 0.1 हो जाएगा, ये 100 से डिवाइड कर देंगे, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 0.1 मीटर, वो भी नेगेटिव। तो फोकल लेंथ की जगह मीटर के अंदर हमने 0.1 मीटर पुट किया नेगेटिव के साथ। तो पावर कितनी आएगी, 1 डिवाइड बाई 0.1 विल बी 10। तो पावर कितनी आएगी 10, और मीटर ऊपर गया तो पर मीटर। तो पर मीटर का आपको पता है डायोप्टर के बराबर होता है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो पावर आपके पास क्या आ गई -10 डायोप्टर, ये पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। ठीक है, ये ए पार्ट था। बी पार्ट में आपने क्या करना है, आपने इमेज डिस्टेंस और नेचर ऑफ इमेज निकालनी है। अगर आप इस डायग्राम को देखें, अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे ही पड़ा है, तो जो लाइट पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसे बेंड होगी कि अगर मैं उसको बिहाइंड द सेम साइड ऑफ द लेंस जो है वो डॉटेड लाइन से मतलब एक्सटेंड करूँ, वर्चुअलिटी लाऊं उसके अंदर, वर्चुअल लाइन एक लगाऊं, इमेजिनरी लाइन, तो वो फोकल पॉइंट से निकलती हुई अपीयर हो रही होगी, कि फोकल पॉइंट से निकलती हुई जा रही है वो लाइट। ठीक है, तो और अगर हम इस लाइट रे को देखें, इसको भी मैं बैक एंड पे एक्सटेंड करूं, तो ये इस पॉइंट पे जाके मीट करती है, तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगी आपकी, इस पॉइंट पे इमेज बनेगी जो कि सेम साइड ऑफ द लेंस होगी। देखिए मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, तो सेम साइड ऑफ द मिरर इमेज बनना रियलिटी कहलाता है। सेम साइड ऑफ द मिरर जब लाइट रे मीट करेंगी तो रियल इमेज बनेगी। लेकिन लेंस में क्योंकि रिफ्रैक्शन होती है, तो लाइट हमें रिफ्रैक्ट होने के बाद मीट करती हुई नजर आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही है। मतलब ये है कि यहाँ पे लाइट रेस कभी भी मीट नहीं करेगी, तो हम बिहाइंड द लेंस यानी सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी सेम साइड का मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट बड़ा वहाँ पे मीट करवाएंगे वर्चुअली, तो हम कहेंगे ये वर्चुअल इमेज बनी है, रियल इमेज नहीं है। ठीक है, तो लेंस में सेम साइड ऑफ द मिरर बनना वर्चुअलिटी है, और मिरर में बिहाइंड द मिरर बनना वर्चुअलिटी है। ठीक है, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, उसमें रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन में बाद में लाइट रे पार होने के बाद मीट करे तो हमारे पास रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, अभी वर्चुअलिटी है। ठीक है, क्योंकि सेम साइड ऑफ द लेंस हमें ज़बरदस्ती लाइट रेस को मिलाना पड़ रहा है, खुद नहीं मीट करनी। तो अभी हमने जब क्यू निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है। हमने 1/p को दूसरी साइड मूव करवाया, उसी तरह जिस तरह पहले करते हैं, तो 1/f माइनस 1/p 1/q के बराबर आ जाएगा। अब अपने 1/q निकालना है, फोकल लेंथ की वैल्यू -10 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपको गिवन है 10, तो आपने -1 डिवाइड बाई p की जगह भी 10 पुट कर दिया। अब ये भी -1/10, ये भी -1/10, जब दो -1/10 मिलेंगे तो -2/10 हो जाएंगे। ठीक है, तो -2/10 का मतलब 2 1 2 2 5 10, तो 1/5 हो जाएगा। 1/q -1/5 के सेंटीमीटर के बराबर आ गया। और अगर आपने पी क्यू निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इन्वर्ट भी कर सकते हैं, इन्वर्ट एंडो भी लगा सकते हैं, तो क्यू आपके पास आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। -5 का मतलब ये है रिफ्रैक्शन थी, लेंस था, रिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस इमेज बननी चाहिए थी, सेम साइड पे बनी, वर्चुअल बनी, इसलिए माइनस साइन आया। तो नेचर में क्या बताएंगे, सिंपली वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है यानी सीधी बनी है, और डिमिनिश्ड बनी है यानी छोटी बनी है। तो ये हमने बी पार्ट का भी आंसर दे दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लें, ये 6th न्यूमेरिकल था। अब आप जाते हैं, अब हम जाते हैं 7th की तरफ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th न्यूमेरिकल आपके पास, कंसीडर अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, उसके कह रहे हैं फाइंड द पावर्स ऑफ लेंसेज। तो आपने पावर्स फाइंड करनी है जिस तरह पिछले हमने क्वेश्चन में किया। देखें आपको फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस की, हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर जैसा बिहेवियर शो करता है, यानी इनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है, रियल इमेजेस बनाते हैं दोनों। ठीक है, लेकिन कनकेव लेंस जो है 15 सेंटीमीटर उसकी माइनस लेंगे फोकल लेंथ, क्योंकि वो आपको वर्चुअल इमेज देता है। ठीक है, दोनों की पावर्स आपने निकालनी है। पावर का फार्मूला होता है 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स। पहले आप इन दोनों लेंथ को, फोकल लेंथ को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे डिवाइड में पुट करेंगे, और फिर पिछली जिस तरह हमने पिछले पार्ट में 6th क्वेश्चन के पार्ट ए में किया, उसी तरह आप बिल्कुल इन दोनों क्वेश्चन को खुद कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, दोनों पार्ट्स को, सॉरी DIY, डू इट योर सेल्फ। ठीक है, अब जाते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट न्यूमेरिकल में आपको ये कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको प्लेस किया गया कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 10 डायोप्टर के पास। ठीक है, बल लेकिन वो पूछ क्या रहे हैं आपसे कि वो बताएं कहाँ प्लेस करेंगे तो 3 टाइम्स लार्जर रियल इमेज बनेगी, और
ये पूछ रहा है बी पार्ट में कि 3 टाइम्स वर्चुअल इमेज बनेगी, अगर 3 टाइम्स वर्चुअल इमेज बनानी है तो कहाँ प्लेस करेंगे उसको, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के सामने जिसकी पावर 10 डायोप्टर आपको गिवन है। यानी अब आपको पावर दी हुई है, फोकल लेंथ नहीं दी हुई, तो आपने पहले पावर से फोकल लेंथ निकालनी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है 3 टाइम्स लार्जर रियल इमेज के लिए और 3 टाइम्स लार्जर वर्चुअल इमेज के लिए। तो मैंने इसमें यहाँ पे डाटा तो लिख दिया दोनों पार्ट्स का कि डायोप्टर पावर हमें गिवन है 10 डायोप्टर मीन पर मीटर, तो 10 पर मीटर आपको कन्वेक्स लेंस की पावर गिवन है, पॉजिटिव पावर होगी, कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है मोस्टली, वर्चुअल के लिए स्पेशल केस है ना, जब आप ऑब्जेक्ट को किसी स्पेसिफिक जगह पे रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बन जाती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो रियल इमेज 3 टाइम्स लार्जर बनानी है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, 3 टाइम्स वर्चुअल इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा। पहले हम पावर से फोकल लेंथ निकालते हैं। पावर होती है 10 पर मीटर यानी 10 डायोप्टर, और पावर का फार्मूला होता है 1/f, तो 1/f आएगा, लेकिन ये पावर मीटर्स में होनी चाहिए, फोकल लेंथ मीटर्स में होनी चाहिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, मतलब हमें गिवन ही मीटर में थी, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एफ को उधर ले जाएंगे, 10 पर मीटर को इधर ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये उलट हो जाएंगे एक दूसरे से, एफ उधर चला गया, 10 इधर आ गया, 1/10 पर मीटर हो गया, पर मीटर ऊपर जाके मीटर हो जाएगा, 1/10 0.1 होता है, तो एफ इज इक्वल टू 0.1 मीटर, यानी अगर इसको सेंटी बनाऊंगा तो 10 सेंटीमीटर ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, फोकल लेंथ आ गई आपके पास, अब आपने निकालनी है, अब आपने क्यू निकालना, पी निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पहले हम क्या करते हैं, हमें मैग्नीफिकेशन गिवन है कि m इक्वल टू क्यू बाई पी होता है, जब हम क्यू के ऊपर से मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि हमें मैग्नीफिकेशन वर्चुअल इमेज के लिए चाहिए पार्ट बी में, ठीक है। तो मैं पहले पार्ट बी कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ए पार्ट खुद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल होगा, मैं उसकी हिंट दे दूंगा आपको। तो बी पार्ट मैं पहले कर रहा हूँ, सॉरी मैंने बताया नहीं। तो बी पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले तो मैग्नीफिकेशन निकाली हमने, क्यू इज इक्वल टू एम पी जनरली। अब अगर हम पार्ट बी करें तो हम यहाँ पे -3p लिखेंगे क्योंकि हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, अगर हम पार्ट ए करें तो हम +3p लिखेंगे अगर हमें रियल इमेज चाहिए। तो मैं चूँकि बी पार्ट कर रहा हूँ तो मैंने -3p लिख दिया, ठीक है, नेगेटिव। सिंपली क्या करना है, इस क्यू की जगह -3p पुट करना है, तो -3p पुट हो जाएगा, लेंस मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला सेम ही है लेंस फार्मूला के अंदर, तो 1/p -1/3p आ जाएगा। तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 3 -1 होल डिवाइड बाई 3p, दोनों का डिनोमिनेटर अब 3p हो चुका है, तो 3 - 1 2 डिवाइड बाई 3p आ गया मेरे पास, ये बराबर है 1/f के। तो अगर 1/f की जगह मैं 10 सेंटीमीटर लिख दूँ तो 1/10 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 2/3p। अब मैंने तो p निकालना है, तो p निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p इधर आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, तो 10 × 2 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3, तो p कितना आ गया मेरे पास, 20 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 6.666666 आएगा, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 6.67 मीटर लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। अगर मुझे रियल इमेज चाहिए तो मैं 6.67 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट को रखूँगा, तो मुझे 3 टाइम्स लार्जर रियल वर्चुअल इमेज मिल जाएगी सेम साइड ऑफ द लेंस पे, ठीक। आपने रियल इमेज के लिए खुद करना है, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे +3p पुट करना है। जब यहाँ पे +3p पुट करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में दोनों के 3p आएगा, यहाँ प्लस होगा तो 3 + 1 आपका 4 डिवाइडेड बाई 3p आ जाएगा यहाँ पे 2 की जगह, ठीक है। तो जब 40 डिवाइडेड बाई 3 आएगा तो वैल्यू डिफरेंट आएगी, ठीक है, इस 6.67 का डबल आ जाएगी। तो इस तरह आप इसका ये पार्ट खुद कर लीजिएगा। लास्ट न्यूमेरिकल था आपका 12th चैप्टर के न्यूमेरिकल भी हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। बाकी पहले 2 चैप्टर के बहुत इजी थे 10th और 11th के, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। गुड लक फॉर द पेपर। मैं नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको अपलोड कर दूंगा।